चंपावत दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी अनोखे अंदाज में नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने आयुर्वेदिक पद्धति में मिट्टी स्नान किया। दरअसल नवयुग ग्राम में कार्यक्रम रखा गया था। आयोजकों ने सीएम धामी को मिट्टी से स्नान कराया। देना कहता है मुझे एसिडिटी है और ये क्या है अंदर से चीजों को खींचती है। आप देखिए हमारे पहले से ही अगर हम देखते थे तो प्रारंभ काल से ही जो मिट्टी है उसको हम कहीं कटे पे जले पे उसमें लगा देते थे। लोग मिट्टी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। उत्तरकाशी में सड़क की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी वो स्कूल नहीं जाएंगे। सड़क की मांग को लेकर उत्तरकाशी के स्यावा गांव के ये छात्र आंदोलन को मजबूर हैं। छात्राओं का कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनती स्कूल नहीं जाएंगे। 16 किलोमीटर है हमारा पूरा यहाँ से जाने का आने का। हम सुबह खाते भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाए थे। कोई खाते हैं कोई खाते नहीं है, भूखे चलते हैं यहाँ से। और रास्ते में बहुत तकलीफें होती है हमको। कभी भालू भी मिलता है हमको, कभी हमें बाघ से भी सामना करना पड़ता है। रास्ते में कई दिक्कतें हैं हमारे लिए। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो 9th में पढ़ते हैं, वो भी है छोटे छोटे बच्चे। सड़क नहीं होने से बच्चों को जंगल के रास्ते 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। स्यावा गांव के लोग रोड की मांग को लेकर आज जो कि यहाँ पे खड़े हैं और मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ। ये बच्चे हैं, ये मनेरी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं। लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और इनकी बहुत बड़ी समस्या है स्कूल को लेकर। मैं केवल इतना उन पर्यावरणविदों को इतना पूछना चाहता हूँ कि जब इसमें कोई आज की डेट में कोई पेड़ कटने के लिए नहीं है और रोड गाँव तक पहुँच चुकी है, तो किस बात पे आप लोग जो अड़ंगा इस रोड का डाल रहे हैं? और उनका कहना है कि ये रोड जो है पर्यावरण के लिए ठीक नहीं। 18 और 19-20 से जो है हमारे गांव में जो है स्वीकृति हो गए थे, पेड़ कट गए थे और अभी तक जो है हमारे बच्चे जो हैं स्कूल से परेशान हैं। हम जो है सभी लोग परेशान हैं आने जाने में, दुख बीमारी में। वो अभी तक जो हमारी जो है सुनाई नहीं हो रहे साहब। छात्र छात्राएं इतने परेशान हैं कि आप बीती बताते हुए उनके आंसू तक निकल आए हैं। सर कैसे होगा हमारे मानसिक और शारीरिक विकास? आप सोच सकते हैं हमें अपने लक्ष्य का ये नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी चॉइस है कि मैं इंडियन आर्मी बनूं। हाँ, ऐसे बन सकते हैं हम लोग। हमें कोई ना सड़क का ये हमारे पास नहीं है। हम सुबह 6 बजे स्कूल चले जाते हैं, जो कि हम कभी कभी हम नाश्ता भी नहीं खा पाते हैं और रास्ते में हमें भालू का सामना भी करना पड़ता है। स्कूल में हम प्रेयर के लिए स्कूल में टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी अटेंडेंस एक भी नहीं लगी है स्कूल में, क्योंकि हम स्कूल में टाइम से नहीं पहुंच पाते। शाम को हम 8 या 9 बजे घर पे पहुँचते हैं। हम 24 घंटों में एक बार खाना खाते हैं। ग्रामीणों की माने तो महज 1.5 किलोमीटर सड़क कटनी बाकी है। इसके बाद इनका गांव मुख्य मार्ग से जुड़ जाएगा, मगर इस काम में भी काफी समय लग रहा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और उधर टिहरी के यूनियन बैंक में हुई धांधली मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि कैशियर सोमेश डोभाल के परिजनों के खाते में भी धांधली की रकम ट्रांसफर की गई। पुलिस ने इस मामले में मदन सिंह पवार को गिरफ्तार किया है। 64,75,000 रुपए इनके अकाउंट में भी गए हैं और इनका कनेवेंस था कैशियर के साथ। और जैसा पूछताछ में आया है कि ऑनलाइन सट्टे में कैशियर इन्होंने पैसे लगाए और इनको इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए तो इनको अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में कुछ और नाम भी आए हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही उनके अगेंस्ट एविडेंस क्लोज होंगे उनकी भी हम अरेस्टिंग करेंगे। जोशीमठ से खबर है, कल बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शीतकाल के 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा का आज चौथा दिन है और आज के दिन मां लक्ष्मी को न्योता दिया जाएगा और कल दोपहर 3:35 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। तो देखिए, विधि विधान से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू है। आज तीसरा दिन है जहां मां लक्ष्मी को न्योता दिया जाता है। इसके बाद विधि विधान के साथ कल 3:35 पर कपाट बंद हो जाएंगे। अब 6 महीने के बाद ही श्रद्धालुओं को दर्शन मिल पाएंगे। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजा का आज चौथा दिन है और आज के दिन मां लक्ष्मी को न्योता दिया जाता है। शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए कपाट के बंद होने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है, जब कल कपाट बंद कर दिए जाएंगे 3:35 पर।
द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। 21 नवंबर को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंचेगी। इसके बाद भगवान मद्महेश्वर शीतकाल गद्दी स्थल पर ही विराजित हो जाएंगे और 6 महीने तक यही विराजित रहेंगे। वत्सल है, भक्तों के रक्षा करने वाले हैं। मदनांतक भक्त वत्सला, भक्तों के मदन का हरण करने वाले हैं, वह मधुमेश्वर है। और मधुमहेश कहा जाता है, मधु मैंने मीठा, जो सभी भक्तों को अपना मीठा आशीर्वाद, जो जिस भावना से, जिस कामना से आता है इस दिव्य धाम में, वह उसकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो महादेव हैं वो मधुमेश्वर हैं। खबर हरिद्वार से है। बहादुराबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश की तलाश के लिए पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में ये बदमाश था, लेकिन इनपुट पुलिस के पास आया और पुलिस ने सही वक्त पर मुस्तैदी दिखाते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगी है बदमाश के और अब उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसके साथी को ढूंढने की कवायद चल रही है, कॉम्बिंग चल रही है। जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश है। तक जो है पथरी रोड पुल पर जो रूटीन की चेकिंग और उसमें घूमते हैं, उसमें एक सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग वहाँ पर थे। जब उनको एक रूटीन तलाशी के रूप में रोकना चाहा तो वो जंगल की तरफ भागे और शक होने पर चिता वाले जो हमारे चेतक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया जिससे वो समझ गए कि बदमाश है। तो तत्काल इसकी सूचना जो है सेट के माध्यम से उच्चाधिकारीगण को सभी को दी गई थी। रुड़की से खबर है। कानपुर से विधायक उमेश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। उमेश के खिलाफ राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया है। ये बड़ी खबर है। राजद्रोह का केस नहीं चलाना चाहती है सरकार, ये जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम रहते उमेश के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। उमेश का साथ देने से बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज होने के आसार हैं। हाईकोर्ट ने राजद्रोह की एफआईआर को निरस्त किया था। तो 3 एसएलपी फाइल हुई थी। एक उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मेरे खिलाफ फाइल की थी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार था। एक एसएलपी सरकार वर्सेस उमेश कुमार थी और एक एसएलपी हरिंदर सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार थी। सरकार मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहती, ये सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में मौजूद होकर एफिडेविट देकर कहा है। लेकिन जो सीबीआई वाला मामला है उस पर स्थगन अभी है, तो अभी विड्रॉल भी नहीं हुआ है क्योंकि कल सुनवाई नहीं हो पाई सुप्रीम कोर्ट में। हमारी तरफ से कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए थे और उनकी सरकार की तरफ से डबल एजी थे और त्रिवेंद्र जी की तरफ से मुझे जानकारी नहीं है कौन था। अब ये निर्णय तो माननीय उच्चतम न्यायालय लेंगे, सुप्रीम कोर्ट लेगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ सीबीआई चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। मेरी एसएलपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, राजद्रोह का केस नहीं रहेगा, जबकि ये केस दर्ज हुआ था त्रिवेंद्र के सीएम रहने के दौरान। इस पूरे मामले पर अभी ग्राउंड में कैसी हलचल है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विनीत का रुख करेंगे रुड़की से और उनसे जानकारी लेते हैं। तो विनीत, किस तरीके की जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सरकार के भीतर से ये माना जा रहा है कि अब अलग तरीके के आदेश आ रहे हैं, अंतर कलह की स्थिति भी बन सकती है? जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जिस तरह से सरकार द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है, जिस तरह से जो खानपुर से जो विधायक है उमेश कुमार, उनके खिलाफ जो राजद्रोह का मामला चल रहा था त्रिवेंद्र राज में जो दर्ज हुआ था, लेकिन उस मामले में अब जो है खानपुर से जो निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार, उनका बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार मेरे ऊपर कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, अगर वो वापस लेना चाहती है तो उसमें गलत क्या बात है। यानी वो सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो सीबीआई वाला मामला चल रहा है वो अभी स्थगन में है। यानी इसमें जो भी निर्णय लेना है त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये अभी उच्चतम न्यायालय जो है इसमें जो है संज्ञान लेंगे। ये फिलहाल अभी मामला चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उमेश कुमार ने यही बयान दिया है कि जिस तरह से सरकार ने जो है बड़ा हलफनामा देकर जो है राजद्रोह का जो मुकदमा था वो वापस लेने की बात कही है, वो उसमें सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार का ये कदम है लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये फैसला था, ऐसे में विरोधाभास नहीं बनता है?
जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जिस तरह से ये अब मामला शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं जरूर इसमें विरोधाभास देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से धामी सरकार ने जो हलफनामा देकर जो है मुकदमा वापस लेने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो त्रिवेंद्र रावत है उनमें जरूर विरोध देखने को मिला है। लेकिन हालांकि अभी जो त्रिवेंद्र रावत है वो दिल्ली में मौजूद है, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी धामी सरकार विश्व जो त्रिवेंद्र रावत है उनमें जरूर विरोध देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपका शुक्रिया विनीत। देखना ये होगा कि किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं। लिए चलते हैं गुजरात के मोरबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आ रही हैं, वहां जनसभा की शुरुआत कर चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। विगत दिनों मोरबी में हुई दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को, निकट संबंधियों को खोया है, उन सब के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सभी काल कलवित हुए दिवंगत जनों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश इस घटना में मोरबी की जनता के साथ में खड़ा हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। रात दिन जिस रूप में कार्य हुआ, श्री कांति भाई अमरतिया जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान में जोखिम में डाल करके एक एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए वहां पर कार्य किया था। और भाइयों बहनों, लेकिन मोरबी चुनौतियों से जूझता हुआ सदैव हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए खड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की चुनौती मोरबी के सामने पहली बार नहीं आई है, बार बार आई है, और उस चुनौती का सामना करते हुए मोरबी हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे 1979 के उसी स्थल पर हुए दुर्घटना का मामला रहा हो, साइक्लोन के समय, और चाहे वह भूकंप के समय जब लोग मानते थे कि अब गुजरात का क्या होगा, मोरबी को खड़ा होते हुए और फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया ने देखा है। इसके लिए मैं आप सबके इस जीवंतता के लिए हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात के सपूतों ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा पूरी दुनिया के अंदर आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हर उस योद्धा को प्रेरणा देता है। जो देश आज भी दुनिया के अंदर अपनी आजादी के लिए कराह रहे हैं, उन देशों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन, सत्य और अहिंसा का आंदोलन आज भी एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। दुनिया के तमाम देश प्रेरित होते हैं। भारत की एकता और एकात्मता का आधार क्या होना चाहिए? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद ब्रिटिशर की साजिश को दूर करते हुए देश की 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, सरदार साहब की एक ही बार उनके कहने से उनको भी घुटना टेकना पड़ा था। एक गुजरात की धरती है। और भाइयों बहनों, ये भारत का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है। पूरी दुनिया उनसे लाभान्वित हो रही है। अभी आपने 3 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 1 वर्ष तक G20 के देशों का नेतृत्व भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
दुनिया के बीच, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, वे लोग किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं दुनिया के सुख, समृद्धि और शांति के लिए। ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और यह पूरे देश के लिए, हर गुजरातवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। ये गुजरात का ही मॉडल है जिसने कोरोना जैसी आपदा के समय, महामारी के दौरान न केवल भारत के 135 करोड़ लोगों को एक नया जीवन देने का काम किया। आपने देखा होगा जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नए तरीके से उसको निपटने की भी रणनीति देनी प्रारंभ की। पहले जान है जहान है, हर व्यक्ति अपने आप को बचाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो जान है जहान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए एक नई प्रेरणा दी। कोरोना का प्रकोप दुनिया के अंदर बढ़ता गया, भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के लिए फिर कार्रवाई और उसके अनुरूप रणनीति भी तय हो गई। तीसरे चरण में आपने देखा होगा कि जो जहां बीमार है वहीं उपचार की व्यवस्था भी होनी है। यह कार्य भी हुआ और जब लगा कि नहीं, इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और भाइयों बहनों हर गरीब को, देश के 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में राशन की सुविधा भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी थी। फ्री में राशन की सुविधा भी दी, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। और गरीब के लिए नई नई योजनाएं घोषित हुई। आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जब बात आती है तो भारत एक उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने आता है। विकास के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बात आती है तो दुनिया के सामने भारत एक रोल मॉडल के रूप में रहता है। और ये हमारा सौभाग्य है, जिस देश की आजादी को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई बार जेल की यात्रा की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जिस देश ने आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया था, उस आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितनी भव्यता के साथ अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा। हर घर तिरंगा इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, 1947 में कांग्रेस ने, हो सकता है कि हमारे घरों में भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को फहराने में चूक की होगी, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव कैसे होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण कभी मथुरा छोड़ करके द्वारिका में आए थे। द्वारिका उनका धाम बना, एक तीर्थ बन गया। आज गुजरात में भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही आज उसका भव्य रूप जब देखने को मिलता है, द्वारिका के भव्य स्वरूप को
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।